आतिशी मरलेना से केजरीवाल की ठन गई है। जिस आतिशी मरलेना को केजरीवाल ने पार्टी के सीनियर नेताओं की नाराजगी को किनारे रखकर सीएम बनवाया, वही आतिशी मरलेना केजरीवाल की बातें नहीं सुन रही हैं। सुनने में ये भी सब अजीब तो लगता है, लेकिन लगता है कि हकीकत यही है। तभी तो केजरीवाल दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर लोगों को कह रहे हैं कि अगर बिजली पानी के बिल बढ़े हुए आए तो आप उन्हें नहीं देना, चुनाव के बाद मैं सीएम बनते ही सब माफ कर दूंगा। अब सवाल ये कि क्या केजरीवाल अभी सारे बिल आतिशी मरलेना को कहकर माफ नहीं करवा सकते? इसके लिए महीनों का इंतजार क्यों? दिल्ली में न तो चुनावों का ऐलान हुआ है, न ही आचार संहिता लगी है, तो फिर बिल माफ करवाने का काम अभी क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्यों केजरीवाल आतिशी को बिल माफ करने का आदेश दे नहीं देते? सवाल ये कि क्या आतिशी केजरीवाल की बातें नहीं मान रही और वो बिल माफ करने को तैयार नहीं हैं? तभी तो केजरीवाल लोगों से चुनाव तक इंतजार करने को कह रहे हैं। अगर बिल अभी माफ नहीं किए जा सकते तो क्या गारंटी है कि बिल चुनावों के बाद माफ कर दिए जाएंगे? क्योंकि ये बिल तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही बढ़ाए हैं। मतलब साफ है कि इस तरह की बातें करके कोई चुनावी वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे हैं। वैसे भी ये क्या चुनावी वादा है कि पहले बिल बढ़ा दो और फिर कहो कि वोट दोगे तो हम कम कर देंगे। मतलब कि केजरीवाल एक तरह से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर वे खुद कंफ्यूज हैं। एक तरफ केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने जेल से सरकार चलाकर दिखाया और फिर तुरंत ये कह दिया कि काम उनके जेल जाने के बाद बीजेपी ने नहीं करने दिया, वो सारे काम वे मार्च के बाद करवा देंगे। सवाल ये कि अगर केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे और वो चल भी रही थी तो फिर बीजेपी का रोना क्यों? इतना ही नहीं, जमानत पर छूटने के बाद केजरीवाल कहने लगे कि वो सब ठीक कर देंगे। दिल्ली की टूटी सड़कों को लेकर 1-2 दिन उन्होंने सड़कों के दर्शन किए थे और कहा था कि सब ठीक कर दूंगा। केजरीवाल आतिशी मरलेना ने भी दीपावली से पहले तक सड़कों को ठीक कर देने का वादा कर दिया था। अब दीपावली आ गई है लेकिन सड़कें वैसी की वैसी हैं। मतलब काम जो कर सकते थे वो नहीं हुआ। अब सारे काम चुनाव के बाद होंगे। दिल्ली की सड़कें महज 6 महीने में बर्बाद नहीं हुई, वो लंबे समय से धीरे धीरे खराब हुई हैं। काम क्यों नहीं हुआ? आतिशी तब मंत्री थी, सबसे ज्यादा विभाग उन्हीं के पास थे और अब वो सीएम हैं। काम न तो तब हुए और न अब। फिर ऐसी सीएम की क्या जरूरत? काम ही नहीं करा सकते? लोगों को केजरीवाल के सीएम बनने का इंतजार करना पड़े? असल में केजरीवाल जो दिल्ली के लोगों को कहानी सुना रहे हैं वो एक हताश और निराश नेता की गढ़ी हुई कहानी है, जो अपने खोए हुए आसार को किसी भी तरह हासिल करने को बेताब है। लेकिन इस बेताबी में केजरीवाल खुद ही गहरे फंसते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने 10 गारंटी दी थी। नतीजा ये हुआ कि वे एक भी सीट न जीत पाए। हरियाणा में त्यागी राम बनकर, हरियाणा का बेटा बनकर घूमे, एक सीट भी जीतना मुश्किल हो गया। अपनी त्याग तपस्या की कहानी जगह जगह वो सुनाई। एक तरह से सौदे पे सौदेबाजी करते नजर आए और वोट दोगे तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में कहीं कचरा फैला है तो कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं तो कहीं लोगों की सांसें जहर भरी हैं। दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रहे केजरीवाल और उनके साथी नेता ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई कुछ करे। प्रदूषण से बचने के लिए शीश महल से लेकर आम आदमी पार्टी के सारे मंत्रियों और विधायकों ने अपने अपने घरों में बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर्स लगवा रखे हैं। वे और उनका परिवार शुद्ध हवा में सांस लेता है, कचरे से उनका क्या लेना देना। जिन इलाकों में वे रहते हैं वहां कचरा नहीं दिखता, गंदे पानी से दूर, वे तो खास तरह का पानी पीते हैं। मतलब वे सब तकलीफों से दूर हैं जिनका सामना दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। दिल्ली के बदतर हालात देखकर अब आम आदमी पार्टी के नेता ने ही केजरीवाल को जमकर फटकार लगा दी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि वे जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए और अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हैं और ये जिस राज्य के राजा बनकर बैठे हैं वहां की गाय प्लास्टिक खाने को मजबूर है। आप सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली के जनकपुर इलाके का औचक निरीक्षण किया, क्या बुरा हाल कर रखा है। लाखों लोग यहाँ ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। कूड़ा सड़कों तक आ गया, सांस लेना मुश्किल है। लंबे ट्रैफिक जाम, खुद को राजा समझते हो, अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हो। आपके राज में गौमाता किस हाल में सड़कों पर कूड़ा खा रही है, कभी आपने महल से बाहर निकलकर झांको। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय समझ लें, ये कूड़ा साफ करवाओ वरना इससे ज्यादा कूड़ा आपके घर के सामने फेंकने आएंगे। स्वाति मालीवाल ने कहा हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय को भी फोन लगाया और उनका फोन स्विच ऑफ निकला। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर काम नहीं करेंगे तो मैं खुद सारा का सारा कूड़ा उठाऊंगी और आपके घर के सामने फेंक आऊंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे और कूड़ादान बनाकर रख दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कुछ दिन पहले भी गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने शीश महल कॉलोनी का दौरा भी किया था और उन्होंने कहा कि नर्क भी शायद इससे बेहतर होगा। मालीवाल ने कहा था
कि दिल्ली में दो शीश महल हैं। एक शीश महल में 6 करोड़ के पर्दे लगे हुए हैं और एक शीश महल कॉलोनी है। यहाँ के लोगों के लिए ना तो सड़कें हैं और ना ही पानी और ना ही साफ सफाई। जगह जगह पर नाले खुले हुए हैं। विधायक को कॉल किया तो उनका मुंह कुछ बोलने के लिए खुला नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम आतिशी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये हालात अगर नहीं सुधरे तो टैंकर भरकर सीवर का पानी आपके घर के बाहर फेंकने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के सामने विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत सरकार के ऑडिटर जनरल यानी कैग की कई रिपोर्ट्स को केजरीवाल ने अब तक इसलिए दबा कर रखा ताकि उसके घोटालों का पता विपक्ष और जनता को न चल सके। कम से कम विधानसभा चुनावों तक बीजेपी आम आदमी पार्टी से लगातार मांग करती रही कि वो शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त विभाग जैसे मामलों पर कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे, लेकिन आतिशी से लेकर केजरीवाल तक सारे के सारे इस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी आतिशी मरलेना से कई बार रिपोर्ट तलब कर चुके हैं, लेकिन आतिशी ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर बीजेपी के विधायक आतिशी मरलेना के आवास पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। असल में आम आदमी पार्टी ही नहीं चाहती कि चुनावों के पहले ये रिपोर्ट एलजी के पास पहुंचे। अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ा खेल हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इसमें सबसे संवेदनशील रिपोर्ट शराब सप्लाई और वित्त विभाग की है, जिसे तब मनीष सिसोदिया संभाला करते थे। ये रिपोर्ट शराब घोटाला के पहले के सालों की है। मतलब कि शराब का खेल सिर्फ आबकारी नीति बनाने के बाद नहीं हुआ, बल्कि ये खेल पहले से जारी था। इसी वजह से अब थक कर बीजेपी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी के 7 विधायकों ने याचिका दायर कर गुहार लगाई है। कोर्ट दिल्ली सरकार को कैग की 12 रिपोर्ट एलजी को भेजने के निर्देश, जिससे इन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा स्पीकर, सीएम और एलजी ऑफिस को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव नरोला की सिंगल जज बेंच इस मामले पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, ये याचिका राजनीतिक मकसद से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील नीरज और सत्यरंजन स्वाइन ने दलील दी कि विधायकों ने इस बाबत मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से पहले भी संपर्क कर अपनी मांगे रखी थीं, लेकिन कोई एक्शन न होने से उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। जनता से जुड़ी जानकारी दबाना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है और जनता के प्रति अपराध भी है। इससे सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता और सरकारी धन के प्रति लापरवाही भरे रवैये की भी आशंका जनता को होती है। साल 2017-18 से 2021-22 के बीच रिपोर्ट शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त विभाग जैसे अहम मामलों से जुड़ी हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही मुख्यमंत्री आतिशी के पास पेंडिंग है और एलजी के बार बार गुजारिश के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले विधायकों में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर और अभय वर्मा, अनिल कुमार वाजपेयी और जितेंद्र महाजन शामिल हैं। कभी 4 मुख्य पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन 2 पार्टियों में टूट इतनी बड़ी हुई कि पार्टियां 4 से बढ़कर 6 हो गई। 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। मुकाबला इन्हीं के बीच है। इसलिए नतीजों के बाद सबसे बड़ी मुश्किल सीएम के नाम पर होगी। इसी सीएम बनने की होड़ में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच गलाकाट सियासत तेज हो गई है। एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारने के चक्कर में दोनों पार्टियां 10 सीटों पर एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट होगी और इस फ्रेंडली फाइट के चक्कर में 10 ही नहीं बल्कि कई सीटें फंस जाएंगी। लेकिन सीट बंटवारे के इस खेल में बीजेपी ने बाजी मार ली। भाजपा शायद पहले से ही सतर्क है और उसने एक ऐसा दांव चल दिया जिसकी अभी से चर्चा होने लगी है। भाजपा ने कुल 148 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि अपने 12 नेताओं को एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से टिकट दिला दिया है। दरअसल भाजपा के रणनीतिकारों का कहना था कि वे हर हाल में 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर महायुति में लंबी खींचतान हुई और अंत में जो समझौता हुआ वो सबको हैरान करने वाला है। भाजपा के 8 नेताओं को एकनाथ शिंदे की शिवसेना से टिकट मिला है और 4 पर अजित पवार की एनसीपी से मिला है। इस तरह भाजपा भले ही सिंबल पर 148 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उसके कोटे में कुल 160 कैंडिडेट आए हैं। अब चर्चा ये है कि इन 12 सीटों पर नतीजा इलेक्शन के बाद मायने रखेगा। यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने की रेस में रही तो यहां से कुछ निकल सकता है, माना जा रहा है। इसलिए भाजपा ने 12 नेताओं को दूसरे दलों से लड़वा दिया। भाजपा के जो 12 नेता दूसरे दलों से उतरे हैं उनमें प्रवक्ता शाइना एनसी भी शामिल हैं। वो मुंबा देवी सीट से एकनाथ शिंदे की पार्टी से उतरी हैं।
इसके अलावा मुर्जी पटेल को शिवसेना ने अंधेरी ईस्ट से उतारा है। संजना जाधव को कन्नड़ से टिकट मिला है। इन नेताओं के अलावा राजेंद्र राउत, नीलेश राणे, राजेंद्र गावित, विलास तारे, संतोष शेट्टी शिवसेना से उतरे हैं। अब एनसीपी की बात करें तो उससे भी संजय काका पाटिल, निशिकांत पाटिल, राजकुमार बडोले और प्रतापराव पाटिल को टिकट मिला है। ये सभी भाजपा के नेता हैं। ये चुनाव से पहले एनसीपी में शामिल होकर लड़ रहे हैं। अब जानकारी मिल रही है कि इन लोगों का पाला बदल रणनीति के तहत हुआ था। कांग्रेस और वक्फ बोर्ड मिलकर कहीं किसानों तो कहीं मंदिरों की जमीन तो कहीं पूरे गांव को तेजी से हड़प रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कर्नाटक में अचानक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने झटपट किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा देने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों को ताबड़तोड़ नोटिस जारी किए जाने लगा कि वे तुरंत जमीन खाली कर दें। मामला कर्नाटक के विजयपुर जिले का है, जहां वक्फ बोर्ड के दावों के बाद हड़कंप मच गया। लेकिन वक्फ बोर्ड और कर्नाटक सरकार की इस साजिश का जल्द ही भांडा फूट गया। पता चला कि सरकार और वक्फ बोर्ड ने साजिश के तहत रातों रात रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड का नाम जोड़ दिया था और फिर वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। बड़ी बात यह कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसके पहले वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था। वक्फ बोर्ड की इस साजिश के बाद उसके द्वारा हड़पी गई बहुत सारी जमीनों का भांडा फूट सकता है। इसी वजह से कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष नहीं चाहता कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो। दस्तावेजों में छेड़छाड़ का खुलासा होने के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेखों में वक्फ बोर्ड का नाम शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव रातों रात हुआ और इसके लिए आरटीसी अधिकारियों का रिकॉर्ड, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड में म्यूटेशन किया गया। इस प्रक्रिया में किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे वे हैरान हैं। वहीं किसानों द्वारा इस मामले में आवाज उठाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने भी इस पर यू टर्न ले लिया। राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का कोई इरादा किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने का नहीं है और यदि गलती हुई तो उसे ठीक किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में विजयपुरा में किसानों को उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर चेतावनी दी थी कि अगर उनकी जमीनें वक्फ को सौंपी गईं तो उनके पास जीविका चलाने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। कई किसान नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ऐसे काम एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए कर रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की गलियों में इन दिनों अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसलिए धूल फांक रही है ताकि विधानसभा चुनाव वे एक बार फिर जीत सकें। लेकिन शराब घोटाला में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के पकड़े जाने के बाद से दिल्ली की पूरी सियासी तस्वीर बदल चुकी है और आम आदमी पार्टी की वापसी दिल्ली में काफी मुश्किल हो गई है। यही वजह है कि पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेता पहले से ही पार्टी छोड़ने लगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी साथ छोड़कर जाने लगे। अब तक आम आदमी पार्टी के 3 विधायक अपना इस्तीफा थमा चुके हैं। ताज़ा मामला आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले अब्दुल रहमान ने पार्टी साफ तौर पर छोड़ने का संकेत देते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल रहमान ने खुले तौर पर केजरीवाल और पार्टी पर काफी गंभीर आरोप लगाए और इसके पहले राजकुमार आनंद, राजेंद्र पाल गौतम और करतार सिंह तंवर इस्तीफा दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अब्दुल रहमान जल्द ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं कि चुनावों के पहले कई और विधायक आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। विचारों में फासला बढ़ने की बात कहकर उन्होंने पार्टी से भी अलग होने का संकेत दे दिया है। रहमान के कदम को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब्दुल रहमान सीलमपुर से विधायक हैं। एक्स हैंडल के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को टैग करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विचारों में बढ़ते फासले को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि पार्टी और समर्थक मेरे इस कदम को समझेंगे। अब्दुल रहमान ने साफ नहीं किया कि वो पार्टी के साथ बने रहेंगे या नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने विचारों में फासला आने की बात कही, उससे उनकी पार्टी से अलगाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जा सकती है। पार्टी नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले रहमान साथ छोड़ें। 2020 में आम आदमी पार्टी ने तब के विधायक हाजी इशराक का टिकट काटकर अब्दुल रहमान को विधानसभा का टिकट दिया था।
विधायक बनने से पहले रहमान जाफराबाद से आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा मामले में उनका नाम आ चुका है। रहमान पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके पहले पार्टी के दलित विधायक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी में दलित और अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था। इसके पहले दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार आनंद के साथ ही बीजेपी में करतार सिंह तंवर भी शामिल हो गए। करतार सिंह तंवर 2020 के विधानसभा चुनाव में छतरपुर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे।